हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है। सेकेंड ऑप्शन है आनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। थर्ड ऑप्शन है विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। और फोर्थ ऑप्शन है अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्सनालिटी इन्वेंट्री एमएमपीआई में कितने नैदानिक पैमाने थे। ठीक है, एएमपीआई में कितने नैदानिक पैमाने थे? तो ऑप्शन नंबर ए है 9, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 10, ऑप्शन नंबर डी 12। तो इसमें कितने पैमाने थे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 पैमाने। ठीक है, एएमपीआई में 10 पैमाने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा एक शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, नहीं है पूछा है। ठीक है, कि कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर जो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी है जो सरल से कठिन की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है। और ऑप्शन नंबर डी जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो जटिल से सरल की ओर बढ़ता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा वर्तमान में खालिस्तान पर आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। ठीक है, कि समावेशी शिक्षा वर्तमान में खालिस्तान पर आधारित दृष्टिकोण के आधार पर शिक्षा की एक रणनीति है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सहानुभूति, ऑप्शन नंबर बी है दान, ऑप्शन नंबर सी है उदासीनता, ऑप्शन नंबर डी है अधिकार। तो क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिंग स्कीमा या जेंडर स्कीमा सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, लिंग स्कीमा या जेंडर स्कीमा सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी है कोहलबर्ग, ऑप्शन नंबर सी है एरिक्सन और ऑप्शन नंबर डी है सांड्रा बेम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांड्रा बेम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश है। ठीक है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अधिगम के समर्थन के लिए सबसे उपयुक्त निर्देश क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी है छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है छात्र के व्यक्तिगत कार्य और ऑप्शन नंबर डी है पारंपरिक शिक्षण। तो बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छात्र कार्य पर एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ऐसे परीक्षण क्या कहलाते हैं जो भाषा आधारित तर्क शक्ति पर निर्भर करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा परिशुद्धता परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी है हमारा संस्कृति अनुकूल परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी है हमारा मौखिक परीक्षण और ऑप्शन नंबर डी है सांकेतिक परीक्षण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौखिक परीक्षण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग मीन्स निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है? ठीक है, व्यक्तित्व के किस पहलू से बच्चे के आउटगोइंग मतलब निर्गामी होने की संभावना बढ़ जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बहिर्मुखी, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्मुखी, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिकरण और ऑप्शन नंबर डी है स्नायु विकृति। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, बहिर्मुखी। नेक्स्ट है हमारा, सामाजिक अधिगम के बंडूरा के 4 सिद्धांत इस प्रकार है। ठीक है, जो बंडूरा द्वारा सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया गया है उसके 4 सिद्धांत क्या है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर मेटाग्निशन, ध्यान, जुड़ाव या प्रेरणा, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिधारण, अनुभूति, ध्यान या और प्रेरणा, ऑप्शन नंबर सी है ध्यान, प्रतिधारण, प्रजनन और प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी है ध्यान, जुड़ाव, सहयोग और प्रेरणा।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान, प्रतिधारणा, प्रजनन और प्रेरणा। नेक्स्ट है हमारा, किशोर अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं कि वे किस तरह संदर्भित होना चाहते हैं, यह कहलाता है। ठीक है, जो किशोर होते हैं वे अपनी स्वयं की छवि बनाते हैं और अपने स्वयं के विचारों को एकीकृत करते हैं, तो वो किस तरह संदर्भित होना चाहते हैं, ये क्या कहलाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है संकट, ऑप्शन नंबर बी है अहम पहचान, ऑप्शन नंबर सी है अहम आदर्श और ऑप्शन नंबर डी है अहम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अहम पहचान। क्या होगा हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, अहम पहचान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भावनाओं की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? ठीक है, भावनाओं को नियंत्रित करना बच्चा किस आयु में सीखता है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर बी है जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी है पश्च बाल्यावस्था और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है? ठीक है, कौन सा सिद्धांत व्यवहार और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों के बीच एक सेतु का काम करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर मानवतावादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी है अस्तित्व सिद्धांत। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? ठीक है, इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए है हमारा, एक सेकेंड, कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात संभावना कार्य क्षमता है, योग्यता एक विकसित ज्ञान है, ऑप्शन नंबर सी है क्षमता एक योग्यता का एक हिस्सा है और ऑप्शन नंबर डी है कुछ करने के लिए क्षमता एक जन्मजात कार्य क्षमता है। इसे फिर से समझना, यहाँ पर ये पूछा है कि इनमें से कौन सा कथन योग्यता और क्षमता के संबंध में सत्य है? तो हमारा पहला ऑप्शन है कि कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात कार्य क्षमता है, सेकेंड ऑप्शन है हमारा योग्यता एक विकसित ज्ञान है और थर्ड ऑप्शन है हमारा क्षमता एक योग्यता का एक हिस्सा है और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कुछ करने के लिए क्षमता एक जन्मजात कार्य क्षमता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, कि कुछ करने के लिए योग्यता एक जन्मजात कार्य क्षमता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा आरेख दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों के दौरान शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है? ठीक है, कौन सा आरेख ये दर्शाता है कि शुरुआती वर्षों में शिक्षा में निवेश का रिटर्न अधिकतम है? तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर हेकमैन, ऑप्शन नंबर बी है विस्कॉन्सिन, ऑप्शन नंबर सी है हरलॉक, ऑप्शन नंबर डी है योवंता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेकमैन। अब नेक्स्ट है हमारा, किसने IQ बुद्धि उपलब्धता पद को प्रतिपादित किया? ठीक है, किसने IQ पद को प्रतिपादित किया? तो ऑप्शन नंबर ए टर्मन, ऑप्शन नंबर बी गेल्टन, ऑप्शन नंबर सी बिनेट, ऑप्शन नंबर डी गिलफोर्ड। तो IQ पद को किसने प्रतिपादित किया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, टर्मन। ठीक है, IQ पद को टर्मन द्वारा प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मनोवैज्ञानिक जिसने पता लगाया कि बच्चों के वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखी जाती लेकिन इसका निर्माण किया जाता है, वे है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा जीन पियाजे, ऑप्शन नंबर बी BF स्किनर, ऑप्शन नंबर सी अर्नाल्ड गेसेल, ऑप्शन नंबर डी होवार्ड गार्डनर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे। ठीक है, जीन पियाजे का क्या मानना है कि जो बच्चे होते हैं वो वास्तविकता की धारणा वयस्कों से नहीं सीखते। ठीक है, वो बुजुर्गों से नहीं सीखते लेकिन वो इसका निर्माण
लेकिन इसका निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं। ठीक है, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है किशोर अवस्था, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर बाल्य अवस्था, ऑप्शन नंबर सी है शैशव अवस्था और ऑप्शन नंबर डी है पूर्व बाल्य अवस्था। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, किस अवस्था में बच्चे तर्क करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर बाल्य अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय, ठीक है, कक्षा में विविधता पर विचार करते समय शिक्षकों को समूह के दृष्टिकोण के बजाय खाली स्थान के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, किसके दृष्टिकोण का ध्यान रखना चाहिए शिक्षक को, समूह कारक, ऑप्शन नंबर ए समूह कारक, ऑप्शन नंबर बी अभिमत, ऑप्शन नंबर सी छात्र, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत। तो किस पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी व्यक्तिगत। ठीक है, शिक्षक को कक्षा में विविधता पर विचार करते समय समूह के दृष्टिकोण के बजाय व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या संकेतन का एक पहलू नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से क्या संकेतन मतलब मेटाग्निशन का एक पहलू नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा चेतना में लाना, ऑप्शन नंबर बी है हमारा संज्ञानात्मक रणनीतियों को संशोधित करना, ऑप्शन नंबर सी है संज्ञानात्मक रणनीतियों की योजना बनाना और ऑप्शन नंबर डी है संज्ञानात्मक रणनीतियों की निगरानी करना। तो क्या होगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई चेतना में लाना। ठीक है, चेतना में लाना संकेतन का एक पहलू नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चेतना में लाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या सत्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना नहीं है पूछा है। ठीक है, कि क्या सत्य नहीं है। हम एग्जाम में, ये एक माइनर सी गलती है कि जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कई बार हम जल्दबाजी में इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते कि नहीं है पूछा है या है पूछा है। ठीक है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, नहीं पूछा है मतलब उसका नेगेटिव पॉइंट पूछा है या पॉजिटिव पॉइंट पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में शिक्षण प्रक्रिया के बारे में क्या कथन सत्य नहीं है। तो पहला कथन है शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं है और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग इसका ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है शिक्षण एक उद्देश्य के साथ अधिगम की प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण में अधिगम की पूरी प्रक्रिया नहीं होती है, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण के लिए वैचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं होती है और ऑप्शन नंबर डी है शिक्षण छात्र के आसपास केंद्रित होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण के लिए औपचारिक बुनियाद की आवश्यकता नहीं होती है। अब नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से क्या विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं होता है पूछा है कि विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए क्या लागू नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है असामान्य विचारों का सृजन, सेकेंड ऑप्शन है विचारों की आलोचना, थर्ड ऑप्शन है नए के साथ आने के लिए विभिन्न विचारों को जोड़ना और ऑप्शन नंबर डी है गुणवत्ता की तुलना में मात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विचारों की आलोचना। ये हमारे विचार विमर्श प्रक्रिया के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, विचारों की आलोचना नहीं की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन हेल्वर्सन के अनुसार जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें यह प्रवृत्ति थी। ठीक है, जब छोटे बच्चों ने लिंग के असंगत व्यवहार का अवलोकन किया तो उनमें यह प्रवृत्ति थी। ठीक है, कौन सी प्रवृत्ति थी, ऑप्शन नंबर ए है हमारा
एक सेकेंड। स्मृति की विकृति, ऑप्शन नंबर बी है एक सटीक स्मृति, ऑप्शन नंबर सी है व्यवहार की अस्वीकृति और ऑप्शन नंबर डी है व्यवहार की नकल। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्मृति की विकृति। ठीक है, क्या आएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, स्मृति की विकृति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनोरेक्सिया नर्वोजा से ग्रसित, ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोजा से ग्रसित, एनोरेक्सिया नर्वोजा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा आवेग नियंत्रण के साथ समस्याएं, ऑप्शन नंबर बी है शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं, ऑप्शन नंबर सी है कम शारीरिक व्यायाम और ऑप्शन नंबर डी है अत्यधिक भोजन करना। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं। एनोरेक्सिया नर्वोजा से ग्रसित बच्चों को विशिष्ट रूप से क्या समस्या होती है? शरीर प्रतिमा के साथ समस्याएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है? ठीक है, समझना इसको कि टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा कहानी का नैतिक, ऑप्शन नंबर बी है कहानी का आकार, ऑप्शन नंबर सी है अक्षरों का फॉन्ट और ऑप्शन नंबर डी है शीर्षक का रंग। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, कहानी का नैतिक। टैगोर द्वारा एक कहानी को याद रखने में बच्चे की मदद करने की अधिक संभावना क्या है? कहानी का नैतिक पक्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना। ठीक है, सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी को समाप्त करना इसे सुनिश्चित करता है। किसे सुनिश्चित करता है? ऑप्शन नंबर ए है तनाव में कमी, ऑप्शन नंबर बी है मांसपेशियों के बेहतर कार्य, ऑप्शन नंबर सी है अच्छी नींद और ऑप्शन नंबर डी है पोषक तत्वों का अच्छा अवशोषण। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अच्छी नींद। सोने से पहले आहार से कैफीन और चीनी समाप्त करने का क्या फायदा है? अच्छी नींद। अब नेक्स्ट है हमारा, आमतौर पर अर्थगत स्मृति है ना, सिमेंटिक मेमोरी में जानकारी कैसे संग्रहित होती है? आमतौर पर अर्थगत स्मृति में जानकारी कैसे संग्रहित होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा नेटवर्कों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है कौशल द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है कार्यों द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है समूहों द्वारा। तो कैसे संग्रहित होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्कों द्वारा। ठीक है, आमतौर पर अर्थगत स्मृति में जानकारी कैसे संग्रहित होती है? नेटवर्कों द्वारा। अब नेक्स्ट है हमारा, मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है। ठीक है, मृदु मंदता मानसिक मंदता की श्रेणी है जिसमें खालिस्तान का आईक्यू होता है, मतलब वहां पर मानसिक मंदता की श्रेणी में आईक्यू लेवल क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 70 से 89 तक, ऑप्शन नंबर बी है हमारा 20 से 29 तक, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 50 से 69 तक और ऑप्शन नंबर डी है 30 से 49 तक। तो बताइए यहाँ पर मानसिक मंदता मतलब मंद बुद्धि वाले बच्चों का आईक्यू लेवल क्या होता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 से 69 तक। अब नेक्स्ट है हमारा, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? ठीक है, बच्चों की समस्याओं को सुलझाने के कौशल में सुधार करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा केवल विचारों के बारे में बात करने या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करें, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहे, ऑप्शन नंबर सी है डी है केवल ब्लॉक और मॉडल का उपयोग करें। इसे एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है उपरोक्त सभी, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन सही है। केवल विचारों के बारे में बात करने या लिखने के लिए बच्चों को आमंत्रित करें, ये भी सही है। बच्चों से केवल कहानियों के लिए चित्र बनाने को कहे, ये भी सही है। और केवल ब्लॉक और मॉडल का उपयोग करें, ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
समावेशी शिक्षा का अर्थ है। समावेशी शिक्षा से क्या आशय है? तो ऑप्शन नंबर ए है, स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा समावेशी शिक्षा का अर्थ है। ठीक है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है कि स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी है, बुद्धिमान बच्चों की शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी है, गरीब बच्चों की शिक्षा। और ऑप्शन नंबर डी है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल में सभी बच्चों के लिए शिक्षा, यही समावेशी शिक्षा का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएडी। ठीक है, जीएडी का अर्थ है, तो जीएडी का क्या अर्थ है? पहला है अनुवांशिक चिंता रोग, अनुवांशिक चिंता रोग या जेनेटिक एंजाइटी डिसीज, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुवांशिक चिंता विकार जेनेटिक एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन नंबर सी सामान्यीकृत चिंता विकार जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सामान्यीकृत चिंता रोग जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसीज। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सामान्यीकृत चिंता विकार या जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे। बाल विकास से एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। ठीक है, जब हम लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये तो सिलेबस है ही नहीं। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन सिलेबस से ही बनते हैं, लेकिन या तो क्वेश्चन डीप से पूछा जाता है जितनी गहराई में जाकर हम पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ होती है। और चूंकि हम लोग एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इसमें हम हमारे व्यवहार को एक शिक्षक के रूप में परखा जाता है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन उसी बेस्ड पर होते हैं। तो चलिए, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा जानकारी में आया होगा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चनों की तैयारी करके एग्जाम में जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।